हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत ने हमला नहीं किया, सिर्फ जवाब दिया, लेकिन ऐसा जवाब कि पाकिस्तान हिल गया। 48 घंटे के अंदर ड्रोन हमले, मिसाइल टारगेट और पाकिस्तान की संसद में मचा बवाल इस बात का सबूत है कि अब भारत सिर्फ सहता नहीं, मुंह तोड़ जवाब देता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के 12 शहरों में मची अफरा तफरी, कैसे उनके ही सांसद और मंत्री खोल रहे हैं उनकी पोल और कैसे अब पाकिस्तान जंग लड़ने के लिए दुनिया से कर्ज मांग रहा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के 12 शहरों में हाहाकार मच गया। सियालकोट, लाहौर, कराची और बहावलपुर जैसे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन की मौजूदगी ने दहशत फैला दी। पाकिस्तान का एयर सर्विलेंस सिस्टम AWACS तबाह हो गया और भारत ने कई पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें भी मार गिराई। राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर पाक की घुसपैठ की कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं। LOC पर भी भारतीय सेना ने संगठित और तेज जवाब दिया है। भारत का ये एक्शन न सिर्फ बेहद सटीक था, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी भी बनकर सामने आया है। 48 घंटे में ही पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। भारत की कार्रवाई के महज 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान की हालत बिगड़ गई है। संसद में खुद पाकिस्तान सरकार ने माना कि उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान के IMF और दुनिया के कई शहरों से मदद की गुहार लगा रहा है। कर्ज की मांग कर रहा है ताकि वो इस नुकसान से उभर सके। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि पाकिस्तान की नीयत भी हार चुकी है और हिम्मत भी। भारत की एकजुट और आक्रामक रणनीति अब पाकिस्तान के लिए तनाव और तबाही दोनों बन चुकी है। चलिए अब आपको सुनाते हैं पाकिस्तान की संसद में गूंजती हार की आवाज। वहां के एक सांसद ने खुलेआम कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोदी का नाम तक नहीं ले पाते और उनकी फौज मायूस है और डरी हुई है। उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को शेर कहा और अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़। इस बयान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ही अब डर और शर्मिंदगी का माहौल है और ये किसी भारतीय सेना ने नहीं, खुद पाकिस्तान के सांसद ने कहा है। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? चलिए अब सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हैरान कर देने वाला बयान। असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे मदरसे के बच्चे हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है, यानी जब फौज जवाब नहीं दे पाई तो अब बच्चों से लड़ाई की उम्मीद लगाई जा रही है। यह बयान सिर्फ पाकिस्तान की मिलिट्री तैयारी की ही नहीं, उसकी सोच और रणनीति की भी पोल खोल देता है। रक्षा मंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब ना मानसिक रूप से तैयार है, ना सैन्य रूप से। जहां तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। पहलगाम आतंकी हमले पर भी पाकिस्तान की हरकतों का एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो भी पाकिस्तान के ही एक पूर्व आर्मी अफसर की जुबानी हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व सेना अधिकारी आदिल राजा ने न्यूज़ 18 के आनंद नरसिम्हन से को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने खुद पहलगाम हमले का आदेश दिया था। आदिल राजा ने मुनीर को
नाकारा अवसर बताया और साफ कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ही इस हमले के पीछे है। यानी अब खुद पाकिस्तान के भीतर से आवाजें उठ रही हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों की स्क्रिप्ट हमेशा पाकिस्तान में ही लिखी जाती है। An Indian talking to a Pakistani at this time can raise a lot of eyebrows, but this conversation is to understand your reading of the current situation. Had the Pahalgam massacre not happened, things would not have snowballed to where they are today. So let's try and understand your reading as to why that happened and who do you blame for this. All right, firstly, Anand, let me thank you for bringing out this important point. It is the cardinal sin for a Pakistani to be sitting on an Indian channel and speaking the truth. But I have been speaking the truth to power for last 3 years at least as an investigative journalist based here in the UK. And my stories based on my investigations have got a track record of at least, I would give a very conservative estimate that the 90% of the stories I've done, they became truth on ground. So that is where my credibility has been established as an investigative journalist. And I was a soldier, as I've told to your audience, a third generation Pakistan Army officer. And I represent a class of people in Pakistan which are not allowed to speak, which is the dissent in Pakistan. And this dissent is the majority of Pakistan. As you said, I've been supporting Imran Khan. Why do you think I've been supporting Imran Khan? Because the majority of the people of Pakistan had voted for him and had voted for him repeatedly recently in 8th of the February 2024 elections, where people voted for him. But the military in Pakistan, as they've been doing since 1950, they changed the ballot papers. Instead of the Form 45, they made new forms and they changed the results on Form 47. And it is not only me saying it, it was the US Parliament, the US Congress report, the British government report, the European Union reports. All the credible institutions have pointed this fact out, and because of this, Representative Joe Wilson have tabled the bill called the Pakistan Democracy Act, which specifically names the Pakistan Army Chief General Asim Munir, who, as per my sources, as I've told you, who have got a track record of 90% credibility, things which have proven right. They told me that it was General Asim Munir who ordered Pahalgam terrorist attack, and this is the cardinal sin, but I stand by what I've said. Asim Munir ordered that attack. Why? Now, this is important, this situation and the background I've given you. It is very important, Anand, for me to say all this, because the current crisis between India and Pakistan, which has been initiated by Asim Munir, because he wanted to change the public narrative, which because of his incompetence have brought political and economic instability in Pakistan, with the popular leader in jail and his party being remote controlled by the military GHQ, by the ISI. So because of this fact, it's a fact, it's not an analysis, Asim Munir has not got the public support. The public is not supporting the Pakistani military in the first time in the history of the country, no matter how many social media troll factories you operate, no matter how many software or how many media outlets you control in Pakistan. It is a fact that the Pakistani people are not standing with their military, and they do realize, and I've been talking today to various senior army officers, and they've been saying that firstly, Asim Munir is an incompetent leader as the DGISI, as the army chief, and as the Director General of the Military Intelligence as well. His competence was always questioned, and his appointment itself by Nawaz Sharif was questioned, which was after the retirement. So it is clearly evident that the people of Pakistan, their heart is not in this war. They don't want this war. Even the Pakistani military, many officers I talk to, they are not with their higher command. Just an example, there has been no Corps Commander Conference over here, and Asim Munir has initiated something which he cannot handle. And in Pakistani people, now the only excuse they've got is that they think that whatever is happening with mutual consent, and it's a fixed match. But at the same time, Anand, mind you,
there is an angle, there is a foreign angle as well. I'm not at liberty to say, but there is a Chinese angle there as well. And the way Chengdu Air Complex stocks went up and the way they're gloating about it publicly, that also tells you a different angle, and it is in the context of the great power rivalry. भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नया भारत सिर्फ देखता नहीं, सीधे जवाब देता है। बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक नाकाम कर दिए। सेना ने खुद इसका वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन गिराए जाने की तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं। सेना ने कहा कि एलओसी पर भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सियालकोट, लाहौर, कराची और बहावलपुर जैसे शहरों में पाकिस्तानी भारतीय ड्रोन की मौजूदगी से अफरा तफरी मच गई है। महज 48 घंटे में पाकिस्तान की हालत इतनी बिगड़ गई कि दुनिया के सामने उसे अपनी बर्बादी कबूल करनी पड़ी। अब पाकिस्तान IMF और बाकी देशों से लोन मांग रहा है, लेकिन गिड़गिड़ाने के बावजूद वो पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। सबसे बड़ा झटका दिया है उसे अमेरिका ने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी से US का कोई लेना देना नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों देश आपस में निपटे, हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। हमें उम्मीद है कि ये तनाव परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। यानी अब ये शब्द थे JD वेंस के, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के। तो यानी अब पाकिस्तान के पास ना तैयारी है, ना हिम्मत और ना ही कोई साथ देने वाला। भारत के सटीक और संयमित एक्शन ने पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों मोर्चों पर घुटने पर ला खड़ा कर दिया है और उसका नतीजा देख ही पा रहे हैं आप। भारत के जवाब के बाद अब पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि हमें उधार दो, हमें लड़ने की ताकत दो। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा डालने की मांग भी कर दी है। एक तरफ भारत है जो संयम रखकर सटीक और शक्तिशाली जवाब दे रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी संसद में अपमान का सामना कर रहा है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। नया भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता, करके दिखाता है और ये बात अब पाकिस्तान को भी बखूबी समझ आ ही चुकी होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।